हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। मतलब जो इंडियन लोग थे वो अपना बदला लेने या फिर उसके खिलाफत करने लग गए। तो उस तब से लेके 1857 की क्रांति से लेके उसके बाद तक के क्या हाल हुए, क्या सिचुएशन थी, उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो व्यूअर इस चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो जो भी है, चाहे मैथ की हो चाहे साइंस की हो, कोई सी भी सब्जेक्ट की वीडियो हो, आपको तुरंत मिल जाया करेगी, आसानी से मिल जाया करेगी। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ओके, तो चलते हैं चैप्टर पे। पहली हेडिंग है नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। अब नया नया जैसे कभी कभी रूल आ जाता है तो उससे बहुत लोगों को क्या पड़ता है, किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो ऐसे ही हुआ था। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किसी तरह विरोध करते हैं। कह रहे जब उनके फ़ायदे की जो चीज़ें नहीं होती है उसका वो विरोध करते हैं। अब जैसे कोई नया नियम आ गया तो अब पता चला कुछ लोगों के हित में है, कुछ लोगों के अनहित में है। तो जब वो ज़्यादा लोगों का अनहित होता है तो उसमें क्या करते हैं, सब धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर कोई भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कुछ भी करके उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। अब जो नवाब थे उस टाइम में, नवाब रहा करते थे, तो 1857 में अब उनकी सत्ता छीनने लगी। तो इसमें बताता है 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकारों व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। अब जो पहले के राजा थे, जो उनका मतलब टैक्स वसूलते थे, जो उनकी सेना थी, अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे उनको भी भंग कर दिया, उनको भी मतलब निरस्त कर दिया, उनको टैक्स देने से मना करवा दिया, और मतलब हर एक काम पे उन्होंने धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। अब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उनके साथ जो कुछ लोग थे, अपने हित के लिए उन्होंने उनसे बात की कि हमारे क्षेत्र में मतलब कुछ हम ऐसा ना किया जाए, मतलब बहुत सारी सिफारिशें वगैरह की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अब जैसे कंपनी कहती थी कि अगर उसका खुद का बेटा होगा, खुद का ही, अब जैसे एक राजा है, अगर उसका लड़का है तो वही राजा अगला बनेगा। और अब इनके पास क्या था, झांसी की रानी थी, इनके पास कोई बच्चा नहीं था, कोई इनका अपना बच्चा नहीं था, तो इन्होंने बाहर से गोद ले लिया। अब गोद ले लिया तो कंपनी ने कहा कि बाहर से गोद लिया हुआ हम नहीं मानेंगे, और क्या करेंगे कि उसको राज्य को हम अपने उसमें मिला लेंगे। और एकदम मतलब इनका वर्चस्व हो जैसे बढ़ता गया। जैसे नहीं होता कभी कभी किसी को थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाता तो वो कोशिश करता है कि बस अब 4 को मार दिया, अरे किसी ने हमारा क्या बिगड़ा, और आगे बढ़ गए और बढ़ते गए। ठीक इसी तरह कंपनी थोड़े थोड़े छोटे छोटे कब्जा करते करते बढ़ती गई। ये हर जगह अपने नशे में हो गए, मतलब कि अब हमारे यहाँ तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कब्जा करते चले गए। इसी तरह इन्होंने झांसी पे भी हमला कर दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अब यहाँ ये आए
कल के लोग आए, हम लोगों को क्या थे, इंडिया वालों को ये राज्य करना सिखाते थे, शासन करना, कि मतलब व्यवस्थित करना। ये भूल गए कि अगर हम देखें तो इतिहास में सबसे बड़ी जो सभ्यता है वो हमारे ही देश की है। सभ्यता मतलब सभ्य इंसान, और ये हमें सभ्य बनाने चले थे। कहते थे कि तुम लोग सभ्य नहीं हो और तुम्हें हम सभ्यता सिखाएंगे। ये जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, जो अंधविश्वास थे, उनकी वजह से हमारा देश गुलाम होता चला गया, गुलाम होता मतलब पीछे चला गया। और ये नहीं तो हमारे देश में इतनी ज़्यादा आगे मतलब ज्ञान था कि बहुत आगे तक चलते थे, लेकिन जो ये बाद में आर्य लोग आए तो इनकी रूढ़िवादी जो धाराएं थी उससे ये पीछे लेते चले गए, देश को पीछे लेते चले गए। इसी की वजह से क्या हुआ कि बहुत लोगों को शिक्षा ग्रहण की परमिशन नहीं मिली, जाति धर्म जातियां बांट दी गई, जातियां बांटने से उनको अलग अलग अनपढ़ गवाह रखा गया, जिससे वो आगे बढ़ के नहीं आए, और यही चीज़ें जो थी देश को पीछे ले गई। और आज वही चीज़ों को हम बंद करके बैन करना चाहते हैं, उन चीज़ों से लड़ के आगे आने के लिए कहते हैं, जिससे क्या होता है कि देश हमारा आगे बढ़े। तो वो कमियाँ थी उस टाइम में, ये सब सिखाने कहने लगे कि तुम्हें शासन चलाने नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं ढंग से होंगे तो और नए लोग आएंगे कहाँ से। तो जब अब पढ़ लिख रहे हैं तो नए नए लोग लीडर बन रहे हैं, नए नए लोग राज्य चला रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हें शासन चलाना सिखाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे, और ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कह दिया कि ब्रिटिश को इसे कब्जे में लेना जरूरी है, उसके बिना ये नहीं चल पाएगा। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। अब मुगल शासन जो था उसको भी पूरी तरह से ख़त्म करना चाहा इन्होंने। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। जो कंपनी जो सिक्के छापती थी उस पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अब भैया बहादुर जो डलहौजी था उसने क्या किया, 1849 में ऐलान कर दिया कि अगर बहादुर शाह जफर जब मर जाते हैं, इसके बाद इनके परिवार को लाल किले में नहीं रहने देंगे, इनको हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लाल किले में हमारा कब्जा होगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंश को राजा बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब ये क्या हो गया कि मतलब इन्हें कोई अगला राजा नहीं बनेगा, ये जो भी होगा बस खाली क्या है, एक राजकुमार, जैसे प्रिंस कहते हैं ना, प्रिंस के रूप में उनकी मान्यता होगी बस, और कुछ नाम के होंगे खाली ये लोग, और कोई इनकी पावर नहीं होगी। अब मुगल बादशाहत भी इन्होंने ख़त्म करने का पूरा फैसला कर लिया था। अगली हेडिंग है किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के से सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। अब वो क्या हुआ, टैक्स ज़्यादा वसूलने लगे। अभी इन्हें देश तो था ही नहीं इनका, यहाँ तो कब्जा किया था, तो इनसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं था, जितना ज़्यादा ये वसूल ले वो इनका था। इसीलिए जितना हो सका इन्होंने ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लगा के वसूलने की कोशिश की। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीन हाथ से निकलती चली जा रही थी। अब जिसने कर्ज लिया उनको खाने से पूरा नहीं हो रहा तो टैक्स कहाँ से भरेंगे। इससे क्या था, जो उनके बाप दादाओं की ज़मीन थी वो बिक गई। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। पहले था कि लोग, अब तो है कि फ़्लाइट पकड़ा चले गए, शिप से चले गए, 50 तरीके से चले जाने के उनके 2 बहाने हैं, मतलब काम करने चले गए, कुछ भी मतलब जा सकते हैं किसी भी काम से। लेकिन पहले लोग समुद्र पार करके नहीं जाते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। इतना अंधविश्वास था कि अगर समुद्र पार करके हम यात्रा किए तो हमारी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ज़मीन के रास्ते जाने से ऐतराज़ नहीं था, लेकिन समुद्र के रास्ते वो नहीं जाते थे, ज़मीन के रास्ते से वो जा सकते थे। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी करना
पड़ेगा। अब उन्हें लग गया कि ये लोग समुद्र पार करेंगे नहीं, इसलिए अपनी कंपनी में जो इन्हें काम देते थे तो उन्हें कहा इसी आधार पे होगा कि अगर तुम समुद्र पार करके जाओगे। सिपाही गांवों की हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे। अब लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब किसानों को गुस्सा क्या था, सिपाहियों में भी फैल गया। कहते कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कारण बताएंगे कि समुद्र के पार जाना पड़ेगा, ये वो कुछ भी कह के मतलब उन्हें वो टाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि किसानों की तरह इनका भी गुस्सा, सिपाहियों का भी गुस्सा भड़क गया। अगली हेडिंग है सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अब वो अपने अकॉर्डिंग मतलब जैसा वो चाहते थे चलाना, इसके लिए उन्होंने कहा कि इन्हें सुधारना जरूर पड़ेगा। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खोलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बना जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अब इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया कि जो ज़मीन हड़प रहे थे ना, तो उन्होंने कह दिया कि हम वो ज़मीन नहीं हड़पेंगे और तुम्हारा ही उस पर राज रहेगा, बाप दादाओं की ज़मीन जो है तुम्हारी रहेगी, लेकिन एक शर्त है कि अगर तुम ईसाई धर्म अपना लोगे तब। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अब वो क्या क्या चाहते थे, कैसे कैसे सुधार करना चाहते थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप एक स्रोत और 2 को पढ़ें। अब यहाँ जो दिया है कि उन क्या सोचते थे उसके बारे में स्रोत 1 और 2 में दिया होगा। 84 नियमों की सूचना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 84 नियम आए। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अभी रास्ते में जा रहे थे तो इन्हें कुछ सिपाही मिले, तो वो सिपाही जो थे वो भारत के थे, तो इन्हें क्या करने लगे, मना करने लगे कि आगे ना जाओ, मतलब खतरा है। मतलब वो जानते थे कि इसमें खतरा है, आगे जाओगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी और 2-3 दिन बाद में ही बहुत ज़्यादा भयंकर खतरा खड़ा हो जाएगा। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारियों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों तक भेज दी गई थी। अब ये क्या है कि सारी चीज़ इन्होंने कर ली और गुप्त रूप से अपने मतलब बाहर की जो छावनियाँ थी उस पर से मतलब मैसेज भेज दिया ताकि वो तैयार हो जाए लड़ाई के लिए। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के इस संस्मरणों में मिलती हैं। मतलब जो एक झलक है उन्होंने जो लिखा है। सीताराम पांडे 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था।
उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजियों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरण का एक अंश इस प्रकार था। इसमें कहता है जो वो राइटर थे वो अपना सीताराम जो थे वो अपने विचार इसमें व्यक्त करते हैं कि कैसे कैसे हुआ था सब। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे, अथवा वे नवाब और दिल्ली बादशाहों के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह का दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो ऐसा कर सकती हैं। संयोग से इसी समय सरकार के हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को परीक्षण दिया। इसी दौरान ना जाने कहां से यह खबर फैल गई थी कि इन राइफलों के इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप बढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने के लिए जल्द ही हर एक रेजिमेंट्स में उत्तेजना का माहौल बनाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके महज को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। कह रहे कि सरकार ने जीतने के बाद हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अथवा पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। कह रहा कि अगर ऐसा करेंगे तो मुसलमान हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सूअर की चर्बी और भैंसे की चर्बी से बनती थी गोलियां वगैरह, तो इसलिए उनका धर्म क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार फिर अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। अब वो कहते हैं कि हमें घर जाने की कहती, कोई बात नहीं, ये जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आप घर चले जाओ। सीताराम पांडे जो थे उन्हें उसके बाद कहानी शुरू होती है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। अब सैनिकों का जो विद्रोह था वो जन विद्रोह के रूप में उभर के आगे आया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतना फैल जाता है कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। अब अगर किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें करना है तो लोगों को एक साथ अपने एकजुट करना पड़ेगा, तब जाके कोई सा भी काम तुम कर सकते हो। तुम्हारे समर्थन में लोग होने चाहिए। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होगा। संचार का माध्यम कैसे होगा उस चीज़ को भी, और अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये सब का क्या होगा, उनको परिचय देना पड़ेगा, मतलब उन्हें सिखाना पड़ेगा।
भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के अल्पसंख्यक लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ खड़े हुए थे। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र था। इतनी कहानियों के बाद आगे आता है मेरठ से दिल्ली तक। अब ये सैनिकों का विद्रोह शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक, 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों और नौकरी से निकाल दिया गया। 85 सिपाहियों को यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर यहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने क्या कब्जा कर लिया। जो उनके सैनिक बंद हो गए थे उनको बाहर निकाल लिया और उनके खिलाफ युद्ध ऐलान कर दिया, मतलब लड़ाई छिड़ गई। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर अंधा थे, मतलब उतारू थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। अभी बहादुर शाह जफ़र थे तो वो चाहते थे कि मतलब कि इनको अंग्रेज़ों को मार के भगा दिया जाए और उसके बाद राजा को फिर से हम देश का शासन चलाने के लिए सौंप दें। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई, मतलब अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं थे। बादशाह बुढ़ापा आ गया था बादशाह का, इसलिए तो वो ज़्यादा किसी से लड़ना नहीं चाहते थे। अब सिपाही जो थे वो तो तैयार थे, लेकिन जो ये थे इन्होंने बहादुर शाह जफ़र जो राजा थे वो नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके आगे ये अपने आप को कमज़ोर समझते थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह ने इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। कह रहे कि उनके इस कदम का उन्हें भारी भरकम भरपाई करनी पड़ी। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वो मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अब वो चाहते थे कि मतलब अगर
मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वो अपना आधिपत्य मतलब अपना शासन फिर से वो दोबारा चलाने लगेंगे, क्योंकि उनके शासन में ही वो उनके नाम से सब पूरा राज्य चलाया करते थे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। अब आगे क्या हुआ, जब इन्हें साहस मिल गया तो बगावत फैलने लगी, बड़े पैमाने पर बगावत हो गई। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। अब अंग्रेज़ों को दिल्ली से तो इन्होंने हरा दिया, उसके बाद क्या है, विद्रोह का सिलसिला बाद में शुरू होने लगा। जब लड़ाई छिड़ गई और जिनका कब्जा लगभग आधे देश पे हो चुका था तो वो फिर क्या हुए, अपना कब्जा फिर से हासिल करना चाहते थे। एक के बाद एक हर रेजिमेंट ने सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियों के पीछे संगठित हो गए। वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वीरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अब ये बहादुर शाह जब इन्होंने लड़ाई छेड़ दी और जो नाना साहब थे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, इन्होंने अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर लिया। मतलब कहा कि हम वहाँ के अब गवर्नर हैं और बहादुर शाह जफर का शासन चलेगा। और उस टाइम भी इनके पास पावर थी, इन्होंने अपनी सेना इकट्ठा की और उसे अंग्रेज़ों को मार के भगा दिया। अगर उसी वक्त ये चाहते तो शायद भारत से अंग्रेज़ों को खाली कर सकते थे, लेकिन आगे देखो क्या होता है। वीरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। अब यहाँ तक भी इन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे सब मिल गए थे, सारे एक एक करके हौसला सबका बढ़ गया। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। ख़ास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। हमारे यहाँ हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ हैं, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। यार हर तरफ मतलब जहाँ ही वो जाए वहाँ सब उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, तो इसलिए अब इनकी हालत ख़राब होने लगी थी। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने
लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत के एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब सभी पूरे देश में विद्रोह छिड़ गया। हर जगह से जहाँ से उन्हें मतलब खबर मिली कि अब ऐसा हो गया, वहाँ अंग्रेज हार गए, तो इन्हें लग गया कि ये हार सकते हैं, इन्हें भगाया जा सकता है, इनसे जीता जा सकता है। तो सब में क्या हो, एक नई उमंग, नया उत्साह जाग गया और इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। अब कंपनी ने क्या किया, पलटवार शुरू कर दिया। अब कंपनी का पलटवार शुरू होने लगा यहाँ से। तो अब यहाँ कहानी आ गई कि कंपनी भी अब इन पे पलटवार करने के लिए पूरी तरह से, उन्हें पता चल गया कि ये हमें मार के फेंक देंगे या फिर पूरा ख़त्म कर देंगे। सब तरह से इनका विद्रोह शुरू हो गया था। हर जगह से लोग इन्हें भगाना शुरू कर दिए थे, इसलिए एकदम ये टूट चुके थे। अब कहानी इतनी बिगड़ चुकी थी इनकी कि ये भी फिर लड़ने के लिए, मारने और काटने पे, वही करो या मरो वाली कहानी पे आके ये अटके हुए थे। तो अब हम यहाँ से जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कंपनी जब पलट के वार करती है तो उसके बाद देश की स्थिति कहाँ पहुँचती है, लड़ाई में जो बगावत हुई उसमें नया मोड़ कहाँ आता है, क्या नया मोड़ आता है, ठीक। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि लोगों ने पूरे देश में बगावत छिड़ गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और अंग्रेज़ों को मार के भगाने के लिए सब एकदम तत्पर हो गए, पूरे आत्मविश्वास के साथ लग गए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।